नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आपकी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी हो और जो भी नेता आपके पसंदीदा हों, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि आप जरा इस नेता के प्रोफाइल पर, इस आदमी के प्रोफाइल पर ज़रा सा गौर करिए और फिर आगे बात करते हैं। अब इनकी जो उम्र है वो 84 साल, 84 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, अगले महीने 84 साल कंप्लीट कर लेंगे और ये साहब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बहुत सीरियसली पीड़ित हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं, कैंसर से लड़ रहे हैं। इनकी जो पार्टी थी एनसीपी, उसको छीन लिया गया है। इनका जो चुनाव चिन्ह था घड़ी, उसको छीन लिया गया है। मोदी जी ने और शाह साहब ने इनको मुकदमों में फंसा दिया है, मुकदमे में फंसा दिया है। और जिस भतीजे को बेटे की तरह आगे बढ़ाया सियासत में, बेटे से ज़्यादा प्यार दिया, उसी भतीजे ने इनकी पीठ पर छुरी भोंक दी है। इनका नाम शरद पवार है, कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जिस उम्र में 84 ईयर्स ओल्ड, जिस उम्र में और जिस हालात में शरद पवार आज जी रहे हैं, उस उम्र में, जी हाँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस उम्र में कोई और होता, कोई दूसरा होता, कैंसर से पीड़ित होता, 84 साल की उम्र होती और सब कुछ छिन चुका होता, दोस्तों, वो आदमी चारपाई से न उठ पाता, वो आदमी 2 मिनट के लिए अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन शरद पवार इस उम्र में, इस हालात में और इस बीमारी के साथ वो ना सिर्फ खड़े हैं, अपने पांव पे वो चल रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इस देश के सबसे अमीर राज्य की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। एक नई दिशा की तरफ ये आदमी उस राजनीति को ले जा रहा है। शरद पवार, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन इसके संघर्ष को आप अनदेखा नहीं कर सकते। शरद पवार, अब ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने इस हालात और इस उम्र में उद्धव ठाकरे का हाथ राहुल गांधी के हाथ में डाल दिया और एक नया समीकरण बनाया, महाविकास अघाड़ी। और मोदी जी और शाह साहब, इनकी राजनीति को कहीं झटका लगा, 440 वोल्ट का करंट लगा, तो महाराष्ट्र में सबसे तगड़ा करंट लगा। और पिछले लोकसभा चुनाव में, जी हाँ, जो 4 जून को नतीजे आए थे, शरद पवार की अगुवाई में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी 30 सीट लेके आए, 48 में 30 सीट लेके आए। और जो बीजेपी हमेशा 22-23 सीट लाती थी और शिवसेना के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र स्वीप कर रही थी, उस बीजेपी को शरद पवार ने इस उम्र और इस बीमारी से लड़ते हुए 0-9 पे लाके खड़ा कर दिया। 0-9, सिंगल डिजिट, 0 और 9, 10 के नीचे लाके खड़ा कर दिया। वही शरद पवार थे। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से फिर एक बार वो उद्धव ठाकरे जिनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, दोनों आइडियोलॉजीज को साथ लेके चल रहे हैं। आप कह सकते हैं अर्जुन भी हैं और कृष्ण भी हैं, लड़ भी रहे हैं और लड़वा भी रहे हैं। वो शरद पवार अगर महाविकास अघाड़ी को जिताते हैं तो एक बात साफ है कि शरद पवार की हिम्मत हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होगी। अब दोस्तों, मैं असली खबर पर आता हूँ और खबर यह है कि चंद दिनों पहले शरद पवार ने अपनी नई पार्टी एनसीपी शरद पवार, क्योंकि जो उनकी ओरिजिनल पार्टी है वो तो मोदी और शाह ने छीन कर अजीत पवार के हाथ में दे दी है, तो अपनी नई पार्टी के जो खास नेता थे उनके साथ उन्होंने बंद कमरे में बैठक करी, सीक्रेट बैठक करी। इसमें उनकी बेटी भी शामिल थी और भी कई नेता शामिल थे। और वहाँ उन्होंने एक सुपर स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरह से इस बार महाराष्ट्र में मोदी शाह को ध्वस्त करना है, यानी महायुति को हराना है, एनडीए को हराना है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो फोकस है वो ये है कि चाहे तूफान आए और चाहे आंधी आए, कोई भी कीमत अदा करनी हो, लेकिन महायुति एनडीए को हराना है। और महायुति को हराने का जो सबसे बड़ा एम है शरद पवार का, उनकी पार्टी का, वो है अजीत पवार, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एनसीपी के नेता हैं, उनके भतीजे, उनको शिकस्त देना, वो भी हर कीमत पर। अब अजीत पवार साहब जो हैं वो बारामती से लड़ रहे हैं, बारामती यानी शरद पवार के गढ़ से। और शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के सामने अपने ग्रैंडसन को खड़ा कर दिया है।
आप कह सकते हैं कि अजीत पवार का भतीजा योगेंद्र पवार उनके खिलाफ लड़ रहा है, और हालत इतनी पतली है अजीत पवार की कि जो नेता हेलीकॉप्टर से उतरता नहीं था वो आज गली गली जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं इस पर आता हूं कि वो जो सुपर स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, उसके 5 पॉइंट्स क्या हैं? व्हाट आर द 5 पॉइंट्स जो फोकस शरद पवार का है? और ये जो 5 पॉइंट्स हैं यही निर्णायक होने जा रहे हैं इस चुनाव में। अब ये जो उनकी रणनीति है, चाणक्य, असली चाणक्य शरद पवार, उनकी जो रणनीति है, उसका पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ कि बारामती से जो उनके भतीजे अजीत पवार खड़े हैं, जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की, उसको हर कीमत पर हराना। ये पहला पॉइंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो सिर्फ हराना ही नहीं चाहते, हराने के पीछे जो उनका मकसद है कि अजीत पवार की दुकान बंद कर देना, शटर गिरा देना, एनसीपी जो पार्टी उन्होंने हत्याई है। और एक बार जब दुकान बंद हो जाएगी अजीत पवार की, तो जो एनसीपी ओरिजिनल पार्टी है, जो शरद पवार की अपनी पार्टी है, जिसको छीन कर जो है अजीत पवार को दिया था, उस पार्टी को वापस लेना चाह रहे हैं। एनसीपी को वापस लेना चाहते हैं, चुनाव चिन्ह वापस लेना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, और शरद पवार सिर्फ अपनी पार्टी के लिए लड़ना नहीं चाह रहे, वो उद्धव ठाकरे के लिए भी उतना ही लड़ना चाह रहे, उतना ही सेंसिटिव उद्धव ठाकरे के लिए हैं। उद्धव ठाकरे को भी वो शिवसेना वापस देना चाहते हैं, वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे को दी गई। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी वापस कराना चाहते हैं, उसके लिए भी उनकी स्ट्रैटेजी है। और पांचवा पॉइंट जो असली मकसद है, रियल मोटिव है शरद पवार का इस उम्र में और इस बीमारी के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के नतीजे आएँ तो मोदी और शाह इनकी जो सरकार है वो महाराष्ट्र से बेदखल कर दी जाए, यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बने, मोदी और शाह की विदाई कर दी जाए, चैप्टर क्लोज कर दिया जाए महाराष्ट्र में मोदी और शाह का। ये उनका अल्टीमेट फोकस है। अब दोस्तों, इस वक्त या यूँ कहूँ आजकल दिवाली का माहौल है महाराष्ट्र में, और दिवाली के बाद 2 और वहाँ पर त्यौहार हैं, एक भाई दूज का त्यौहार है और एक महाराष्ट्र का लोकल त्यौहार है। उसके बाद नामांकन की वापसी है। आप यूँ मान के चलिए कि 5 नवंबर के बाद ये जो चुनाव का सारा माहौल एकदम क्लियरिटी के साथ आपके आंखों के सामने होगा, और तब मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि आपको ये बता सकूं कि महाराष्ट्र कौन जीतने जा रहा है। लेकिन फिर भी आज मैं 2 सवाल अपने एक्सपर्ट से करने जा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा उन पर आप ज़रूर गौर करिएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि शरद पवार कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में? क्या वही एक डिसाइसिव फैक्टर है, और उनके इर्द गिर्द ये सारे मुद्दे और महाराष्ट्र का चुनाव घूम रहा है, जिसमें शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी हैं, और सामने कई लोग हैं, उसमें उनके भतीजे भी हैं, उसमें एकनाथ शिंदे भी हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी हैं, और इन तीनों के पीछे 3 और लोग हैं, मोदी, शाह और मोहन भागवत। ये जंग है, इसमें शरद पवार कितनी अहम कड़ी। तो एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल बहुत ऑब्वियस है कि अजीत पवार का क्या होने जा रहा है, अजीत पवार का क्या होने जा रहा है। और अगर अजीत पवार की दुकान बंद होने जा रही है, तो आज की तारीख में नामांकन से पहले, वापसी से पहले, क्या एज महाविकास अघाड़ी को है? क्या महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस आगे चल रही है, या फिर बीजेपी साथ साथ चल रही है, कांटे की टक्कर है, या कुछ हरियाणा जैसे होने जा रहा है? इम्पॉर्टेंट है। 2 खास मेहमान हैं। सुधीर सूर्यवंशी साहब से मैंने कहा कि भाई भले ही आज दिवाली है, लेकिन आप आइए ज़रूर, आप तो वो सहमत हैं, और वो आज लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई से लाइव जुड़ेंगे, और उमाकांत लखेड़ा साहब वो दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे। इस डिस्कशन को ज़रूर सुनिए। सिर्फ शरद पवार की बात नहीं है, बात महाराष्ट्र की है कि महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है। मेरा एक सवाल है सुधीर जी, मेरा सवाल ये कि आप, क्योंकि शरद पवार का जो गढ़ है, जिसको हम वेस्टर्न महाराष्ट्र कहते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र, पुणे के चारों तरफ इस इलाके में आप लगातार घूम रहे हैं, लगातार आप यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या माहौल देखकर हम ये कह सकते हैं कि भतीजे अजीत पवार की दुकान बंद होने जा रही है? क्या आपको माहौल देखकर लगता है कि चाचा अपने भतीजे की दुकान बंद करने जा रहा है, शरद पवार भतीजे को ढक्कन करने जा रहा है, जो आपके महाराष्ट्र में कहते हैं कि ढक्कन कर दिया, ऐसा होना जा रहा है कुछ? देखो, अभी उनकी अजीत पवार की दुकान बंद होगी नहीं होगी 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने अपनी बातें, अपना मन एक ठान लिया है, और जिस तरह से वो एट द एज ऑफ 84 वो ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे, एक बिछा बिठा रहे। एक पहले ऐसे इंसान है दीपक जी, उनकी उम्र
ज्यादा होने के बावजूद 84 साल। 84 साल होने के बावजूद उनकी जो चाहत है वो युवा में ज्यादा है। वो ऐसा कोई सेक्शन नहीं उनमें उनकी चाहत नहीं है। बाकी अजित पवार एकदम उनके सामने यंग है, लेकिन उनमें युवा में ऐसे इतनी पेट नहीं है तो शरद पवार की है। तो मुझे लगता है कि वही राजनीति मतलब आप इतने कह रहे हैं कि शरद पवार हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे बुजुर्ग नेता हैं कि 84 साल की उम्र में वो यूथ आइकॉन है, यूथ उन पर मरता मिटता है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। महाराष्ट्र को जो यूथ है, पर्टिकुलर वेस्टर्न महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का, वो चाहता है कि जो शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरा दम लगा दिया था, वो विचारधारा को वापस लाने में, विचारधारा के साथ लड़ने में शरद पवार अपनी उम्र और अपनी बीमारी का मेरे ख्याल से पीछे छोड़ के वो लड़ाई लड़ रहे थे। उनके साथ में हमने ज्वाइन होना चाहिए। इसलिए ये तो बता दीजिए अजीत पवार का क्या होने जा रहा है, भतीजे का बता ही दीजिए, खुलकर बोल दीजिए, आज देखा जाएगा। देखो, मैंने वही जिक्र किया कि जब शरद पवार जब निकल गए तो उसी वजह से अजित पवार, आज मैंने वही देखा कि बारामती कोई छोटे गांव में गए थे, खड़े थे, तो पूरा वो गांव में पानी कब दिया उन्होंने, सड़क कब बनवाई उन्होंने, ड्रेनेज कब दिया, कितने लोगों को नौकरी दिया, ये सब छोटी छोटी जो चीजें, मेरे ख्याल से ग्राम पंचायत और जो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन रहता है म्यूनिसिपालिटी का, वो इलेक्शन में लोगों गिनाते हैं। वो इलेक्शन की चीजें अजित पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, 5-6 बार डीसीएम रह चुके हैं स्टेट के, इतने बड़े कद्दावर लीडर में से एक है, उनको आज मेरे ख्याल से गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमना पड़ रहा है। बिल्कुल वो शरद पवार की वजह से ही घूमना पड़ रहा है, नहीं तो इलेक्शन के लास्ट डे आते थे कैंपेन के लिए बारामती में, कभी घूमते भी नहीं थे। लास्ट टाइम उनको 90,000 का लीड मिला था, लेकिन आज पहली बार इलेक्शन होने शुरू होने से एक एक गली और चप्पा चप्पा घूम रहे। तो इसका मतलब क्लियर है कि किस तरीके से महाराष्ट्र का इलेक्शन जा रहा है। आपने कहा कि बारामती जहां से अजीत पवार लड़ रहे हैं, पिछली बार अजीत पवार ने अपनी पत्नी को वहां से लड़ाया था और शरद पवार ने अपनी बेटी को लड़ा दिया, और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पत्नी को हरा दिया और बुरी तरह से हराया। ये नहीं कि 20,000 30,000 से, 1.5 लाख वोट से ज्यादा से हराया, इफ आई एम राइट। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बार शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार, बागी भतीजे के अगेंस्ट किसको लड़ा रहे हैं? वो पिछली बार तो बेटी को लड़ा दिया था। ये भी वो भी पवार वर्सेस पवार बैटल था, लेकिन वो अजित पवार की वाइफ वर्सेस सुप्रिया सुले थी। इस बार अजित पवार का जो भतीजा है युगेंद्र पवार, म्हणजे अजित पवार का जो भाई है श्रीनिवास पवार, उसका ही बेटा उनके सामने है। अभी ये दूसरी चाचा भतीजा की लड़ाई बारामती में देखने को मिल रही है। मतलब शरद पवार चाचा की लड़ाई अजीत पवार भतीजे से है, और अजीत पवार की लड़ाई भी उन्होंने भतीजे से कर दी। मतलब अपने पोते को उतार दिया है भतीजे के आगे। ग्रैंड नेफ्यू जिसके हम कहते हैं, ग्रैंडसन ग्रैंड नेफ्यू। क्या आपको लगता है, एक अगर आपसे मैं एक मोटे मोटे तौर पे पूछूं कि क्या अजीत पवार, आपने कहा कि वो जल्दी कैंपेन करते नहीं हैं, एक आध बार अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं, लगातार जीत रहे हैं, 5-6 बार महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, 5-6 बार। इस बार उनकी हालत इतनी खराब है कि वो गली गली, कस्बे कस्बे, चौराहे चौराहे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे सभा कर रहे हैं। क्या अजीत पवार नर्वस हैं? पहला क्वेश्चन मेरा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर नर्वस हैं तो क्या ये सीट उनके हाथ से जा भी सकती है? कड़ी टक्कर है वहां पर। अजीत पवार बिल्कुल नर्वस दिख रहे, इसलिए नहीं तो नुक्कड़ नुक्कड़ जाके, चौराहे में जाके बिल्कुल सभा नहीं करते, ये पहली बात। और ये भी करे कि लास्ट टाइम में बहुत लोगों ने उनके बीबी के अगेंस्ट में वोटिंग किया है, लेकिन जो हुआ, जैसे हम कहते हैं, लेट बायगन बी बायगन, भूल जाइए और मेरे साथ आइए। तो लेकिन शरद पवार याद दिला रहे कि ये जो बारामती का जो असली जो नेता है वो मैं ही हूं। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं अभी कुछ घंटे पहले बारामती के आदमी से एक बात कर रहा था, अपना मेरे साथ दोस्त था, पढ़ाई साथ में की थी, उनसे ऐसे चेक करा था। तो उन्होंने कहा, सुधीर, जब हम अजीत पवार उनके साथ में, उनकी बीबी के साथ में घूमते हैं, लेकिन जब वोटिंग आने का टाइम आता है, जब हम पोलिंग बूथ में जाते हैं, तो हमको वहां पे शरद पवार दिखाई पड़ता है। ओह ओह, मतलब अजीत पवार के साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भले ही अजीत पवार चुनाव में दिखे, कैंपेन में दिखे, लेकिन जब वोट करने आदमी जाता है तो कहीं ना कहीं अजीत पवार गायब हो जाते हैं और शरद पवार का चेहरा ही लोगों को मशीन में दिखता है।
ये कह रहे हैं। इसका मतलब इट्स अ वेरी टफ बैटल फॉर मिस्टर अजीत पवार, वेरी टफ बैटल। उमाकांत जी, आप भी काफी समय से शरद पवार को जान रहे हैं, 30-35 साल से आप उनके साथ चाय पी रहे हैं दिल्ली में। ये बताइए कि शरद पवार वाकई बदला लेने के मूड में है, और अजीत पवार ने जिस तरह से उनकी पार्टी तोड़ी, उनके भतीजे ने पार्टी तोड़ी, उनका इतना अपमान किया, इस अपमान का बदला लेने के मूड में आपको शरद पवार दिखते हैं? शरद पवार वाकई मराठा वॉरियर हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। शरद पवार के साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी है उनकी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, मराठा राजनीति में। और उनके साथ उनके भतीजे ने, जो उनका फुट सोल्जर था, जो उनके बिहाफ में पूरा राजनीति को कंट्रोल करता था, वो पूरा भरोसा उस पर करते थे। और उनका क्योंकि लड़का नहीं था, तो उनका एक किस्म से वो जी, दत्तक उनके पुत्री हुए। और उनकी बेटी जो है, अपने बेटे की एक ही तरह बेटी मानते है थे अजीत पवार को। चूंकि उनकी एक ही बेटी थी, तो बेटी को सेकंड रखते थे और बेटे को, भतीजे को प्रमोट करते थे। लेकिन भतीजे ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, तात्कालिक पॉलिटिकल गेन के लिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए जो कुछ किया, वो आप दुश्मन की फोर्सेस के साथ मिल गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है, एक तो शरद पवार की जो पॉलिटिक्स है, पूरा 50-60 साल का जो पॉलिटिक्स है, उसका ये करो या मरो की लड़ाई है। और आखिरी लड़ाई मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो इलेक्शन है, इस तरह का प्रचार है, शरद पवार इसके बाद प्रचार करने का हालत में नहीं रहेंगे। 5 साल बाद वो करीब करीब 90 साल के हो जाएंगे, 90 तो वो साल के। प्रचार इसके बाद नहीं करें। तो ये एक सहानुभूति, एक मैसिव सहानुभूति का अंडर करंट न केवल बारामती में है, ओवरऑल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है। नंबर एक बात तो ये। जी, नंबर दूसरी बात है कि शरद पवार को, मुझे लग रहा है दीपक जी और सुधीर जी भी मेरी बात से सहमत होंगे महाराष्ट्र के एंगल से, कि ये जो महाभारत की जो लड़ाई है, उस ढंग से शरद पवार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये धर्म युद्ध की तरह लड़ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन ने पांडवों को 5 गांव देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद महाभारत की लड़ाई हुई। और श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि आप जो है, अभिमन्यु को बोला कि देखिए, आप इस नहीं लड़ाई तो को आगे शरद बढ़ाओ, पवार क्या है? 13 दिन श्री तक लड़ाई। कृष्ण की भूमिका में, भगवान कृष्ण की भूमिका में, महाराष्ट्र की इस महाभारत में श्री जी, कृष्ण की भूमिका वो में है। वो दोनों, देखिए, वो दोनों कृष्ण की भी भूमिका में है और अर्जुन की भी भूमिका में है। चलिए दोनों साहब, भूमिकाएं वो साथ निभा रहे हैं। ओके। और ये मुझे आज तो लग रहा है लखेड़ा ये साहब, लड़ाई, ये जी, महाराष्ट्र की महाभारत में शरद पवार कृष्ण की भूमिका भी निभा रहे हैं, और अर्जुन की और तरह अर्जुन, आगे बढ़कर तीर भी चला रहे हैं। बड़ी बात कह दी, श्री कृष्ण भी हैं और अर्जुन भी हैं। ओके, एक चीज मैं जानना चाहूंगा सुधीर जी, ये जो लखेड़ा साहब ने कहा कि उन्होंने अजीत पवार को, क्योंकि बेटा नहीं था शरद पवार का, कोई बेटी थी, शरद पवार ने अपने भतीजे को बेटे की तरह आगे बढ़ाया, अपने पुत्र की तरह आगे बढ़ाया, और राजनीतिक सफर में सारी चीजें दी, गद्दी दी, पैसा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पार्टी दी। अगर इतना कुछ किया अपने भतीजे के लिए, आज की तारीख में लोग नहीं करते हैं भतीजे भांजों के लिए, इतना कुछ किया और भतीजे ने पीठ में छुरी भोंक दी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्या वाकई ईडी का प्रेशर बहुत था? माल इतना ज्यादा था कि मोदी सारा माल खींच के ले जाते, ईडी सब कुछ पकड़ लेती? प्रेशर क्या था? आखिर अजीत पवार ने अपने दिल से तो नहीं किया होगा, अपने सगे चाचा, अपने खून के खिलाफ वो चले गए। असली प्रेशर अजीत पवार पे क्या था? आप एक रिपोर्टर की तरह जो शरद पवार और एनसीपी पार्टी को इतने बरसों से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो दीपक जी, अजीत पवार महाराष्ट्र में उनको दादा नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए आप दादा ही बोलिए। हाँ, दादा, दादा के ऊपर प्रेशर क्या था? तो वही दादा सिर्फ नाम के लिए जाने जाते, लेकिन डर भी उनके दिल में, दिमाग में बहुत था जेल जाने का। और शरद पवार, अजीत पवार के दोनों में डिफरेंस है। शरद पवार अपोजिशन में भी रहना पसंद करते हैं, पावर में भी रहना पसंद करते हैं, लेकिन अजीत पवार ऐसे शख्सियत है, उनको सिर्फ पावर चाहिए। वो पावर से बॉर्न हुए लीडर है, और पावर के साथ ही वो ग्रो हुए लीडर है, और पावर के साथ ही वो रहना चाहते हैं। उनको बिना पावर के वो जैसे मतलब बिना पानी की सत्ता के मछली, बगैर, कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते अजीत पवार। बिल्कुल, जैसे बिना पानी की मछली हो जाती है ना, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे बहुत लीडर है, वो पावर में रहेंगे तो उनका अस्तित्व है,
लेकिन ऐसे बहुत से लीडर उनके पास पावर है या नहीं है तो उनका बिल्कुल असर नहीं गिरता। तो मुझे लगता है कि शरद पवार ऐसे लीडर है, वो अपोजिशन में भी रह सकते हैं, पावर में भी रह सकते हैं, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लीडर्स है, वो पावर उनके साथ में नहीं रहेगी, सत्ता उनके साथ में नहीं रहेगी, खुर्ची उनके साथ में रहेगी नहीं रहेगी, तो बिना पानी के मछली जैसे उनका जो हो जाता है वैसी सिचुएशन हो जाएगी। उनको लगता है कि बिना पावर के हमको कोई पूछेगा नहीं, बिना पावर के हम कुछ करेंगे नहीं। इसी वजह से मुझे लगता है कि जेल जाने का डर, जो उनका जरांडेश्वर शुगर फैक्ट्री और जो कोऑपरेटिव जो बैंक का जो मसला है, इरिगेशन वगैरह, और जेल जाने का और पावर के साथ रहने का, ये दो चीजों की वजह से मुझे लगता है उन्होंने अपने चाचा को छोड़ा। चाचा को, और शरद पवार ने बात का जिक्र भी किया, अजीत पवार को मैंने क्या नहीं दिया, मेरी बेटी को मैंने मिनिस्टर नहीं बनाया, मेरी अजीत पवार को मैंने 4-5 बार डीसीएम बनाया, इरिगेशन दिया, फाइनेंस दिया, कुछ ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट दिया नहीं। उनके फैमिली वही झगड़ा है कि अजीत पवार के साथ में ऐसे बड़े बहुत लीडर थे उनके, लोग थे, जैसे अजीत पवार का भाई श्रीनिवास पवार है, रोहित पवार के पिताजी है, ऐसे काफी लोग हैं, वो पोटेंशियल बहुत लीडर बन सकते थे। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार का चयन किया, उसको सब देने के बावजूद अजीत पवार ने ये क्यों किया, यही सवाल उनके फैमिली है। इसलिए जो पवार फैमिली का जो फैमिली है वो पूरे शरद पवार के साथ है, वो अजीत पवार के साथ नहीं है। ओके, गॉट इट। सुधीर जी कह रहे हैं कि अजीत पवार को दो चीज की दरकार थी। एक, उनका लाइफस्टाइल, वो हमेशा सत्ता के साथ रहते, सरकार का सुख चाहते, उनको हमेशा हेलीकॉप्टर चाहिए। दूसरा, इनका ये कहना है कि क्योंकि इतने स्कैम्स में उनका नाम था, ईडी पीछे पड़ गई थी, अमित शाह पीछे पड़ गए थे, उनको लगता था कि कहीं मुझे मोदी सरकार वाकई जेल ना भेज दे। तो एक कंफर्टेबल लाइफ थी, और आप कह सकते हैं उधर जेल का डर था और सत्ता भी उनको मिल रही थी, इसलिए उन्होंने उस चाचा का साथ छोड़ दिया जिसने बेटे से कहीं ज्यादा उनके लिए किया। और शरद पवार को इसी बात का मलाल है, गम है, जो वो पब्लिकली कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी बेटी के लिए वो नहीं किया जो मैंने अपने भतीजे के लिए किया, और इसने मेरे पीठ पे छुरी भोंकी है। तो उस गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए 84 साल की उम्र में वो 28 साल जैसी बैटिंग कर रहे हैं। सारा यूथ उनके साथ, कनेक्ट उनके साथ है। लखड़ा जी, लास्ट क्वेश्चन। लोग कह रहे हैं और खासकर भाजपा का इकोसिस्टम कह रहा है कि भाई जैसे हरियाणा में मोदी जी ने कमाल किया और हरियाणा जीत लिया, हरियाणा बीजेपी हार रही थी, सारे पोल्स में हार रही थी, सारे चुनाव सर्वेक्षण में हार रही थी, लेकिन मोदी जी ने कमाल कर दिया। हरियाणा की तरह मोदी शाह महाराष्ट्र भी जीतने जा रहे हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं, या हरियाणा और महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है? देखिए, मैं बहुत सिंपल बात को कहना चाहता हूं, बड़े सिंपल वर्ड्स में, कि देखिए, महाराष्ट्र जो है वो हरियाणा नहीं है। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, वहां आप सफल हो गए जाट वर्सेस अदर्स में डिवीजन करने के लिए। वो महाराष्ट्र में मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसका कारण है कि आपके पास दो बड़े चेहरे हैं, जो धरती पुत्र जिनको कह सकते हैं, सन ऑफ द सोल जिनको कह सकते हैं। वो एक तरफ शरद पवार है, जो मराठा क्षत्रप हैं, जो 50-60 साल से वहां की राजनीति के केंद्र बने रहे हैं। दूसरी बात है कि आपके पास एक लेगेसी, बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे आज कमजोर है, लोकसभा में उतना मजबूत बन करके नहीं उभरे हैं। ये दोनों क्षत्रप हैं जो मराठा राजनीति के एक आइडेंटिटी माने जाते हैं। इस पॉलिटिक्स को, इन दोनों को फिनिश करना या राइट ऑफ करना भारतीय जनता पार्टी, जो जोमा जुमा नई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनेट पार्टी नहीं है महाराष्ट्र की, ये नई पार्टी है। इसका जन्म 20-25 साल में हुआ और इसने धीरे धीरे करके शिवसेना के साथ गठबंधन करके अपना प्रभाव जमाया। मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे ने, ठीक है कि थोड़ा बहुत उनका जो जातीय समीकरण है, थोड़ा बहुत उन्होंने जो लाडली बहना योजना से थोड़ा सा अंडरकरंट खड़ा किया है, पैसा उनके पास बेतासा पैसा है वो अंडर, और बीजेपी ने मजबूरी थी, बीजेपी ने उनको एक चीफ मिनिस्टर बना दिया और वो एकदम एक बड़े नेता के रूप में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उभरे हैं। इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप शरद पवार की जो शख्सियत है, एज ए पर्सनैलिटी है, उसको इतना जल्दी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
आपने कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है क्योंकि वहां पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे रीजनल लीडर्स हैं, बहुत बड़े नेता हैं। एक तरफ शख्सियत शरद पवार की चाणक्य जैसी और दूसरी तरफ लिगेसी बाला साहब ठाकरे की है, तो इतना आसान नहीं है और कांग्रेस भी अच्छा कर रही है। एक लास्ट क्वेश्चन सुधीर जी आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि अभी आप, मैं जान रहा हूं कि आप मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं और एक दिवाली का वहां एक फ्लेवर है, शेयर मार्केट से लेकर घर घर तक, तो एक त्योहार पाड़वा भी है। मुझे लगता है कि तब तक नॉमिनेशन भी वापस हो जाएंगे, यानी 5 नवंबर के बाद पता लगेगा कि भाई जब रैली शुरू होंगी मोदी और राहुल गांधी की, बड़ी बम्पर रैलीज हैं दोनों की, मोदी भी कम से कम 15-20 रैलीज करेंगे और राहुल गांधी उससे ज्यादा करेंगे, तब जाके माहौल पता लगेगा। लेकिन आज की तारीख में, अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ है मोदी और कांग्रेस का, आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी आपको आगे लगती है या फिर आपको महायुति यानी एनडीए आगे लग रही है? देखो दीपक जी, मैं इसको दो तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। जैसे लोकसभा में कैंपेन शुरू हुआ, लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे जो लोगों का मूड है, पब्लिक सेंटिमेंट है, जो ग्राउंड का जो स्वेल है, वो पाल्पेबल था। वी कैन इजीली चेक द पल्स ऑफ द पीपल एंड से नहीं नहीं, महाविकास आघाड़ी ज्यादा है। आपको भी याद होगा कि मैं हमेशा कहता था महाविकास आघाड़ी की सीट महायुति से ज्यादा है, बिकॉज वहां पे दिख रहा था, माहौल दिख रहा था। अभी क्या हो, लोकसभा के बाद में 6 महीने का पीरियड गया, जो पानी था वो सब पानी अभी शांत होगा 6 महीने में। अभी मुझे लगता है कि 6 तारीख जैसे आपने जिक्र किया, राहुल गांधी की रैली, उनकी गारंटी स्कीम लॉन्च होंगी। किसानों को मुझे लगता है कि 2 लाख से 3 लाख कर्जा माफ करने का ऐलान होगा। तो बड़ी बड़ी स्कीम शरद पवार और बारामती के बाहर निकलेंगे, उद्धव मोदी जी ठाकरे, भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। हाँ मोदी जी बोलेंगे, कुछ भटकती आत्मा कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। तो उसके बाद में एक माहौल बनेगा। वो माहौल बनने के बाद में जैसा चर्निंग होगा ना, जैसे बटर निकलता है चर्निंग जी। से, तो उसी टाइम पे मुझे लगता है कि पल्स ऑफ द पीपल वो सही टाइम रहेगा जानने का। दिस विल बी टू प्री मैच्योर और टू अर्ली टू से चलिए कि फिर भी ऐसा बता होगा तो वैसा। दीजिए, अरे आपकी नजर, आपकी जो नब्ज पर आपने हाथ रखा है वो क्या कर रहा है? हवा क्या कह रही है? हवा से तो देखो बातें करते हैं ना पत्रकार। देखो लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा मोमेंटम मिला था, लेकिन टिकट बंटवारे में उन्होंने काफी समय बर्बाद करने की वजह से ऐसा लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी थोड़ा पिछड़ जाएगी। तो उस टाइम में महायुति जो बीजेपी एनडीए, उन्होंने थोड़ा ग्राउंड गेन किया था। लेकिन टिकट जिस तरह से बंटवारा महाविकास आघाड़ी ने सक्सेसफुली किया अच्छी तरह से, वहां पे महायुति में झगड़े चल रहे हैं। अमित ठाकरे के साथ में लेकर झगड़ा, गोपाल शेट्टी जो सांसद थे बीजेपी, वो खुद पर्चा भर दिया। तो फडणवीस बहुत और जगह अजीत पे, हाँ, पवार में तो झगड़ा है, फडणवीस और शिंदे में झगड़ा है। तो वहां पे सिचुएशन केओटिक बन गई है महायुति में। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में अभी एक गुलदस्ता बनने में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है जी। कि इसी वजह से जो फ्लेवर का, जो सब्जी का फ्लेवर है, अभी महाविकास आघाड़ी में दिख रहा है। अभी वो टेस्ट करने के बाद में पता चलेगा। ओके ओके। आपने कहा कि महायुति जिसे एनडीए कहते हैं, एनडीए महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, उसमें एक तरफ अजीत पवार हैं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शिवसेना पार्टी जो है उसको रिप्रेजेंट वहां पर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। इन तीनों में बहुत टकराव है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत झगड़े हुए हैं। हालत ये कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, एकनाथ शिंदे से उनकी बातचीत नहीं हो रही। अजीत पवार की नवाब मलिक को लेकर, जिस तरह से नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम का जिसे आदमी कहा गया था, वहां पर उसको टिकट दे दिया अजीत पवार ने, उससे बीजेपी बहुत नाराज है। तो सुधीर जी का कहना है कि झगड़े ही झगड़े हैं और ये झगड़े सुलट नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप झगड़े देखें महायुति में, वो झगड़े टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके महाविकास अघाड़ी में बहुत कम है, यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में महायुति की को नुकसान हो रहा है। और इसीलिए सुधीर जी अभी कह नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि महाविकास अघाड़ी को थोड़ा एज दिखता है, थोड़ा एज दिखता है। सुधीर जी आप आए, लखेड़ा साहब आप आए, और समय क्योंकि बात करते करते एकदम से ऐसा निकल गया जैसे कोई प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल जाती, तो समय का हमें अंदाजा नहीं हो पाया। लेकिन आप दोनों आए और दिवाली के मौके पर, सुधीर जी आज तो मुंबई में दिवाली है और उसकी मैं बधाई दे दूं। फिर आपके 2 त्योहार और हैं, पाड़वा और
भाई दूज, उसकी बधाई भी आपको दूं और दोस्तों को भी दूं कि आप आए। और मुझे लगता है सुधीर जी कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद दूध का दूध, पानी का पानी दिखेगा, और तब ये मैं इनसे सवाल कर सकता हूं कि भाई कौन जीत रहा है महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सुधीर जी फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब Thank you. फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू। और आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।